यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, इसके साथ साथ वैसे तमाम अभ्यर्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, साथ में एनसीईआरटी से अपना जो है बेस बनाना चाहते हैं, उन सभी को विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर रजनीश सिंह तोमर का स्वागत है। दोस्तों, विश्वास लर्निंग ऐप के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ऑनलाइन उच्च गुणवत्ता युक्त क्लास एनसीईआरटी आपके लिए लॉन्च किया गया है। कोर्स का नाम है एनसीईआरटी कोर्स 6 से 12 तक। इसका फीस है 499 और ड्यूरेशन है 1 साल। 1000 घंटे का क्लास इसके ऊपर है। और अगर आप कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है विश्वास लर्निंग ऐप का। इस क्यूआर कोड के सहारे विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और एनसीईआरटी कोर्स 6 से 12 तक वाले में देखिए और देखिए वहां कि किस प्रकार से हम लोग 1000 घंटे लेकर के एनसीईआरटी को बृहत रूप से जो है तैयार किए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल फोन और इस क्यूआर कोड के जरिए विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और एनसीईआरटी कोर्स को देखिए जो आपके फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों और पूरे भारत में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर रजनीश सिंह तोमर के द्वारा स्वागत है। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक संपूर्ण किताब पढ़ लेता है तो उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से और ऐसा टोटल 8 वॉल्यूम किताब तैयार किए हैं। एक वॉल्यूम में 6 से 10 तक सामान्य विज्ञान, दूसरे में भूगोल, तीसरे में इतिहास, चौथे में पॉलिटी और फिर 6 से 12। उसी कड़ी के अंतर्गत ये पहला एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाइए। ये पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। इसमें टोटल 25 चैप्टर है और हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। तो आप मुखर्जी नगर के बाजार में जाइए या भारत के किसी भी बुक स्टॉल पर और एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान रजनीश सिंह तोमर और रानी सिंह के द्वारा लिखा गया बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन पर है और आप वहां से परचेज कर लीजिए और इसका पेपर को सॉल्व करके, इसमें व्याख्यात्मक हल भी है, अपनी तैयारी के स्तर को जांचिए। आईएएस और तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर रजनीश सिंह तोमर का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्वास लर्निंग ऐप पर ज्योग्राफी और वह भी क्लास 6 का एनसीईआरटी की किताब का पृथ्वी हमारा आवास उसका हेडिंग है। ये क्लास 6 का है। इस पर केवल क्लास 6 में 12 वीडियो है और ये 13 घंटा से ज्यादा इस पर हमने क्लास लिया है। तो आप अब आगे देखिए कि इस 13 घंटे में हर चैप्टर के हर पन्ने को हमने कवर किया है और उसके प्रूफ के लिए अब आप हमारा आगे का वीडियो देखिए जिसमें आपको हम हर चैप्टर का पहला 2 लाइन दिखा करके ये प्रूफ देना चाह रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। तो देर किस बात का, या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके विश्वास लर्निंग ऐप पे चले जाइए और वहां सब कुछ देख लीजिए, या हम आपकी सुविधा के लिए आज भूगोल का जो क्लास 6 का है उसके इस 12 वीडियो में से जो जितने चैप्टर बनते हैं उसका मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए आगे।
तो आज जो है हम लोग भूगोल क्लास 6 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना सौर मंडल में पृथ्वी। तो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। अब बुक के आधार पर पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसमें से देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या कहता है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप सब 12वां पास करके क्लास में आए हैं, तो इसमें थोड़ा एक लाइन जोड़िएगा कि शहर में नहीं लगता है, पोल्यूशन के कारण दिखता ही नहीं है कि ऊपर क्या है, गांव में अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। मतलब जब हम जैसे ही सूर्यास्त हुआ और ऊपर देखेंगे तो पहले एक आध तारा, जैसे जैसे अंधेरा होगा तो संख्या बढ़ेगा, तो लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है और आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। चलिए, तो आज अब हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, ग्लोब, जिसमें कि हम अक्षांश और देशांतर को देखेंगे, यानी ग्लोब जिसमें कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। अपना वही पुराना स्टाइल, पहले पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इस पर से पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये बात तो सही है कि पिछले अध्याय में हम ये पढ़े हैं कि अर्थ जीवाइड है, ऊपर से हल्का सा चपटी है। ये हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, जिसके कारण बीच में थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई है। आप याद करिए अगर, तो पिछले क्लास में इसका हम चित्र बनाए थे ऐसे कि थोड़ी सी चौड़ी है और ऊपर से हल्की चपटी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? तो करा तो दिए कल्पना की ऐसी दिखती है, ठीक है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में ग्लोब को देखिए। जो ग्लोब आप स्कूल कॉलेज में देखते हैं वो एकदम गोल नहीं होता है, वो देखिए। इस संबंध में ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब क्या है, तो छोटा सा पृथ्वी का एक रूप है, लेकिन रियल में जैसा अर्थ दिखता है उसको वो दिखाने का प्रयास करता है। अब कहता है कि ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब इस कमरे के बराबर का ग्लोब बनवा लीजिए, तो वो बड़े ग्लोब कहलाएंगे। आप उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले नहीं जा पाएंगे, यही कह रहा है। चलिए, तो अब आज हम लोग देखते ही देखते तीसरे चैप्टर पे आ गए ज्योग्राफी का। तो फिर वही पहला 2 चैप्टर दिमाग में रखना है, तो फिर ये समझ में आएगा। नाम है पृथ्वी की गतियाँ। यानी आज हम लोग ये पृथ्वी जो घूम रही है, तो कितने प्रकार का है घूमना वो देखेंगे, और उसका असर क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, आज उसको देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। जब हम भमेड़ो नचाते हैं रस्सी बांध के, ठीक ना, हिंदी में लट्टू बोलते हैं उसको, तो वो पहले ऐसे भी घूमता है
और उसके बाद आगे भी बढ़ता है। तो पृथ्वी जो है वो एक तो ऐसे घूमेगा, इसी को कहे घूर्णन। और उस लट्टू के सामने कोई सूर्य नहीं होता है, नहीं तो अगर ये सूर्य होता तो फिर उसके आकर्षण से वो ऐसे घूमता, ठीक ना। एक मंदिर के जब चारों ओर हम घूमते हैं तो कहते हैं परिक्रमा कर लिए, तब पृथ्वी भी मंदिर रूपी सूरज के चारों ओर घूम लिया तो परिक्रमा कर लिया, इसीलिए उसको हमने कहा परिक्रमण गति, ठीक है। तो जब वो ऐसे घूमे तो परिभ्रमण हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसे सूरज के ऐसे चारों ओर घूमे तो परिक्रमण। तो पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की गति है, पहले ही बता दिया आपको। देखिए, जब वो अपने एक्सिस पर ऐसे घूमे तो उसको कहेंगे घूर्णन, ठीक ना, रोटेट कर रहा है। और सूर्य के चारों ओर जब एक कक्षा में ऐसे घूमे तो उसको कहते हैं परिक्रमण। यही दोनों में अंतर है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानचित्र, ये पीटी में क्या, मेंस में क्या, इंटरव्यू में क्या, कहीं नहीं आएगा समझ गए। लेकिन इसके बाद आपको मैप देखने में आसानी होगी, ये बताएगा आज यही, इसीलिए इसमें लिखाएंगे नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से आने वाला है नहीं। इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो भी क्या, कब, जब आप विद्रोही बन के ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेंगे, नहीं हमको ऑप्शनल से एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का, तब यहाँ से। नहीं तो ये वो जो बुधवार वाला क्लास का जो पहला था समाज, ये वैसा टॉपिक है। तो खाली आज समझना है कि मानचित्र के बारे में क्या क्या है उसके बारे में। और अगर टाइम मिला तो आज चूँकि अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए क्या कहता है, ग्लोब के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। जाने कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं, क्या क्या सीमा है देखिए, ये आपको बता रहा है। अब ये कभी भी जीएस में सवाल ही नहीं आएगा, लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना चाहें तब तो आप ग्लोब घुमा के अध्ययन कर लीजिएगा, तब वो बहुत उपयोगी है। एक बार में घुमा के देखना है तो देख लीजिएगा। लेकिन जब आप ये चाहेंगे कि नहीं, पृथ्वी पर हमको केवल अपना इंडिया को फोकस करना है, तब ग्लोब फेल हो जाएगा। चलिए अब देखें पृथ्वी के परिमंडल। अब जैसा कि पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। अब इस वाला में लिखते हुए पढ़ेंगे, समझ गए। एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद करके क्या करेंगे, जिंदा खड़ा है, अब इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए। इंसान क्यों यहाँ जीवित रह सकता है, तो ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो भूमि जिस पे हम खड़ा रह सकते हैं। अभी लिखना नहीं है, लिखाएंगे। जल और हवा, ये तीनों पृथ्वी पर ही मौजूद है। कोई ग्रह ऐसा है जहाँ हवा नहीं है, कोई ग्रह ऐसा है जहाँ पानी नहीं है, कोई ग्रह ऐसा है, भूमि नहीं है मत बोलिएगा, उपजाऊ भूमि नहीं है कि आप वहाँ कुछ खेती कर सकते हैं, समझ गए। चलिए आज जो है हम लोग प्रमुख स्थल स्वरूप देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्थल, जल और वायुमंडल हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। अब जमीन पर कितने प्रकार के रूप, अंग्रेजी में लैंड फॉर्म्स बोलते हैं और गुजराती में इसको कहते हैं भूमि आकारों। तो कितने प्रकार के भूमि आकार हो सकते हैं पृथ्वी पर, आज आप उसका खाली परिचय लीजिएगा। और यही जब इसके बाद एडवांस तैयारी अगले साल करिएगा तब एक एक को पूरा डिटेल समझिएगा कि ये है क्या। तो देखिए क्या कहते हैं, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। 6.1 चित्र में
ध्यान दीजिएगा, कहता है स्थल रूपों को देखा होगा, यानी प्रायद्वीप, स्थल संधि, वितरिका, डेल्टा, देखिए झील, सहायक नदी, पठार, घाटी, पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत, मैदान। ये देखिए यहाँ लिखा है जल संधि। जो लोग पहले से पढ़ लिए हैं कितना इजी है, देखिए तो सब एक ही चित्र में बता दिया कि कौन क्या है। तो नक्शा में पीला मिले टीटी के मैप में तो समझ लेना है पठार, ग्रीन मिले तो समझ लेना है मैदान, और ये देखिए इस तरह का मिले तो समझ लेना है कि ये है पर्वत। तो अब जो अलग अलग नाम दिया है उसका कारण क्या है, तो आज हम लोग अब भारत के भूगोल को देख रहे हैं। देखिए कहता है भारत, अब एकदम मैप निकाल के रखिएगा, इंडिया वाला बड़ा 25 और 26 2 पेज के पीछे घूमना है आपको, बस देखिए कहता है भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अब फिजिकल पे ध्यान दीजिए, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है। पश्चिम में यह अरब सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। और बाद में लिखता है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पे लहराते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला, द्वीपकल्प। स्थल का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो उसको हम कहते हैं द्वीपकल्प, ठीक है। और वह बिंदु, ये कन्याकुमारी, जो तीन ओर जल से घिरा हो। जब कन्याकुमारी पे जाइएगा तो इधर से अरब सागर, इधर से हिंद महासागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, तो उसको कहते हैं केप अंग्रेजी में, इसीलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं केप ऑफ कोमोरीन। गुजराती में उसको कहते हैं भूसिर, ठीक ना। चलिए तो आज हम लोग अब देखने जा रहे हैं भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो सबसे पहले देखना है कि आज जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं ये भारत के भूगोल का दूसरा चैप्टर, पहला इसके पहले पढ़े थे। तो यानी आज भारत का क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ कमेंट के साथ या प्रचार के साथ चीता के बारे में ठीक ना, वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मतलब यहाँ आपको एक परिभाषा बताया कि आप जो कहते हैं सीजन और क्लाइमेट, दोनों में अंतर क्या है। तो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। यहाँ पे आप छठा क्लास में इसलिए दिन प्रतिदिन हुआ, छोटे समय काल के दौरान, जैसे आप क्या कहते हैं 2-3 महीना तक लगातार कि ठंडी ना मौसम चालेज, लेकिन वो दिन प्रतिदिन नहीं, 2-3 महीना लगातार कहते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं बसंत ना मौसम आ भी गया। तो ये हुआ। इसमें आप किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है कभी ठंडा है, यही आप चर्चा करते हैं। या तो कभी आसमान में बादल छा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।